यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दिनों विपक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उनके बयानों में चुनावी तेवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। कभी कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हैं, तो कभी ऐसे मुद्दे को सामने लाते हैं जो सीधे जनता की भावनाओं और राजनीतिक बहस से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में सावन के महीने में मछली सेवन को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ तो राम राम चिल्लाने की बात करते हैं और दूसरी ओर मछली का भोज करते हैं, दावत उड़ाई जाती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में यह है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो सीएम योगी के इस बयान ने यूपी की सियासत में एक बार फिर से धार्मिक आस्था, खान-पान और सियासी संदेश को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनु स्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है, लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके बयानों में एक साथ कांग्रेस, राहुल गांधी, विपक्ष की राजनीति पर हमला हुआ। एक तरफ तो सीएम योगी अपने कामकाज और विकास की उपलब्धियां जनता के सामने रखते हैं और दूसरी ओर विपक्ष पर तीखा हमला करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के ताजा हमले सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि चुनावी माहौल में सियासी संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में मछली भोज और राम राम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी पर युवाओं को भड़काने तक का भी आरोप लगा। सीएम ने एक ही मंच से विपक्ष को कई मोर्चों पर घेरने की पूरी कोशिश की है। अब इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारी असिस्टेंट एडिटर पूजा यादव हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, अभी विधानसभा चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में हैं। वो सिर्फ धर्म कर्म की बात नहीं करते। एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हमने विकास किया है, सबको आवास मिला है, शौचालय मिला, सड़कों का जाल बिछा है और हम युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं, और दूसरी ओर कह रहे हैं भाई सावन का महीना, आप राम राम करते हो, मछली का भोज करते हो। देखिए, जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत इस बार भी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। हमने इससे पहले भी देखा, पिछली बार अगर हम चुनाव की बात करते हैं उस दौरान में भी जिस तरीके से 80-20 की बात होती रही, जिस तरीके से बटोगे तो कटोगे की बात होती रही, इससे समझा जा सकता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, सीधे तौर पर अपना जो एक नैरेटिव है उसी पर ही फोकस इस बार भी बीजेपी करने वाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से लगातार कांग्रेस को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर हमलावर हैं, तो ऐसे में स्पष्ट नजर आता है राहुल गांधी क्योंकि उनके निशाने पर आए हैं। अभी अगर हाल ही में देखें तो काफी सारे लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी। कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनका कुछ कार्यक्रम तय हो रहा है या फिर कई जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचा जा रहा है। ऐसे में देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कभी भी अपने विरोधी को कमजोर नहीं समझना चाहिए और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है। और जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बार-बार ये ऐलान कर रहे हैं कि हम 7 चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ऐसे में राहुल और अखिलेश
दोनों के ऊपर ही लगातार सीएम योगी हमलावर हैं। और यहाँ पर सीधे तौर पर एक और मैसेज दिया जाता है कि ये लोग युवाओं को भड़काने की बात कर रहे हैं, युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अभी ये क्योंकि जेनजी का दौर है, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 20% से ज़्यादा जेनजी इस बार के वोटर्स हैं, तो ऐसे में कहीं पर भी किसी भी तरीके से और किसी पार्टी के नेता का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि सभी को एकजुट किया जाए और एकजुट करके बीजेपी के पक्ष में लाया जाए, ताकि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उससे मजबूती मिले। और क्योंकि सावन का महीना है, तो ऐसे में क्या होता है कि सावन के महीने में लोगों की आस्था जुड़ी होती है इस बात से कि कोई भी नॉनवेज ना खाए। आमतौर पर तो सावन के महीने में लहसुन प्याज तक छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर ये मछली खाने की बात करके सीधे तौर पर जो हिंदुत्व नैरेटिव है उस पर और ज्यादा फोकस योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं। और देखिए यहाँ पे चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अगर हम यूपी के बड़े चेहरे की बात करें अजय राय सीधे तौर पर कांग्रेस का चेहरा है, और वो अयोध्या में दर्शन करने गए थे, क्योंकि बीजेपी सवाल पूछती है कि भाई राहुल गांधी और गांधी परिवार कोई क्यों नहीं जाता, तो अजय राय उस कमी को पूरा करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद मछली भोज की दावत हुई, उस पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया, यानी घेरने की पूरी कोशिश की कि भाई आप तो राम राम करते हो और बगल में मछली का भोज उड़ाते हो, यह किस तरीके की राम भक्ति है। देखिए राम के नाम पर अगर हम देखें तो इससे पहले भी चुनाव के करीब में और चुनाव गुजर जाने के बाद भी बातचीत होती रही। और पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें, खासतौर पर अगर हम संसद के मॉनसून सत्र की बात करें, तो आपको याद होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ही राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर लगातार सरकार पर लगातार हमलावर भी रही और घेरती भी रही। पूरे संसद के मॉनसून सत्र में ये एक मेजर एजेंडा रहा विपक्षी पार्टियों का। तो ऐसे में अब ये मौका है, तो इस मौके की नज़ाकत को समझते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। और ये बात कहकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि राम का नाम लेने वाले भी हम हैं, राम मंदिर के निर्माण में भूमिका निभाने वाले भी हम हैं, और राम को असल में मानने वाले भी हम हैं। ये जो राम के नाम पर बार बार चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं, असल में ये राम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि राम भक्त असल में कौन है और राम भक्ति के नाम पर राजनीति करने वाले कौन हैं। तो सीधे तौर पर एक मैसेजिंग की जा रही है कि राम की भक्ति और राम का प्रचार प्रसार कोई करता है तो वो सिर्फ बीजेपी है और बीजेपी सरकार है। और इसके अलावा पूजा देखिए, सिर्फ राम की बात नहीं हुई, उन्होंने अपने काम की भी बात की। उन्होंने कहा कि आज लोगों को घर मिल रहा है, आवास मिल रहा है, सड़कों का जाल है, हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रंग में रंग चुके बबुआ अपने ही परिवार के 5 सांसदों को यहाँ पे लोकसभा भेज देते हैं, तो यानी वो परिवारवाद की पराकाष्ठा है। परिवारवाद, राम के नाम पर ढकोसला और विकास, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष को घेर रहे हैं। देखिए एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, कोई भी पार्टी अगर ये सोचे कि सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगे जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मौके पर, हर मोर्चे पर यही बात कहते हुए नजर आते हैं। उनका सीधे साफ स्पष्ट तौर पर यह कहना होता है कि हमने गुंडा राज, माफिया राज को ख़त्म किया। फिर दूसरा, हमने जो विकास परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में शुरू की, जो कनेक्टिविटी पर हमने फोकस किया, जो ओडीओपी पर हमने फोकस किया, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के तहत में हमने जो काम किए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उनके जो हमने प्रयास किए, उज्ज्वला योजना के जरिए कैसे हमने महिलाओं को राहत पहुंचाई है, स्वास्थ्य सेवाओं में हमने किस तरीके से बेहतर कार्य किया है, ये तो आपको बताना ही होगा। तो जब मौका ये है तो वो सीधे तौर पर ये बात कहते भी नजर आते हैं। अब क्योंकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से दो लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रही है, तो सीधे तौर पर टारगेट भी दोनों को ही किया जा रहा है। और हमने देखा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी बेहद आक्रामक नजर आती है। अब ऐसे में कई सारे एजिटेशन हमने देखे, जो जेनजी प्रोटेस्ट रहा हमने वो देखा, फिर अभी रिजर्वेशन को लेकर हम एक प्रोटेस्ट देख रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि मुद्दों पर राजनीति हो, और मुद्दों की हम जब बात करते हैं तो बीजेपी के पास गिराने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। साथ ही साथ कनेक्टिविटी के नाम पर ये काम बताने की कोशिश है कि साहब देखिए, उत्तर प्रदेश के वो बीहड़ इलाके जिनकी पहचान बताने से लोग परहेज किया करते थे, आज बड़े फक्र के साथ में बताते हैं कि मैं फला जगह से हूं। तो इसको समझा जा सकता है कि
एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। और सियासत में जब बात विकास की होती है तो विकास के मुद्दे का कोई तोड़ नहीं होता, और इसीलिए बार बार इन विषयों को लेकर राहुल और अखिलेश को घेरा जाता है कि ये सिर्फ बातें बनाते हैं और हम करके दिखाते हैं। हाँ। ये कोशिश की जा रही है, इस नैरेटिव पर काम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसी के आधार पर आगामी चुनाव में जनता के समक्ष वोट मांगे जाएंगे। और पूजा, देखिए, आपने जेनजी की बात की तो सीएम योगी को भली बात पता है, जैसे आपने बताया कि आंकड़ा 20% से अधिक जेनजी हैं, और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई हम तो रोजगार दे रहे हैं बच्चों को, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं। एक केंद्र भी बनाया जहां पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है उनकी योग्यता के मुताबिक। लेकिन पिछली सरकारों में चाचा भतीजा की जोड़ी, एक बार फिर से रायबरेली में उन्होंने हमला किया कि पिछली सरकारों में जब भी वैकेंसी आती थी तो चाचा भतीजा की जोड़ी निकल जाती है यहाँ पे वसूली करने के लिए। यानी युवाओं को वो दिखा भी रहे हैं कि भाई हम तो नौकरी दे रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार के कामकाज को भी याद कर लीजिए। उन्होंने राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया कि उनके पिताजी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते थे तो सिर्फ 15 पैसा मिलता था, 85 पैसा लूट जाता था। इन दोनों के माध्यम से भी पुरानी सरकारों पर कटाक्ष किया कि इनके भरोसे पे मत आओ। देखिए, रोजगार एक बड़ा विषय है इस देश में, और क्योंकि रोजगार के मसले पर ही हर राजनीतिक दल राजनीति करता रहा। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो जब बीजेपी सत्ता में आई थी तब बीजेपी ने भी यही कहा था कि हम रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे। अब जहां तक बात आती है भर्ती की, देखिए, एक हकीकत यह भी है कि आज विपक्षी पार्टी जिस भर्ती घोटाले का, पेपर लीक का बार बार जबरदस्त जिक्र करते हैं, और पार्टी जो है बीजेपी के ऊपर, सरकार के ऊपर हमलावर रहती है, इसमें एक बात फैक्ट ये भी है कि इससे पहले भी भर्तियों में यही घपलेबाजी, पैसे लेकर नौकरी देना, पर्ची का जिक्र होना, पर्ची खर्ची का जिक्र होना, ये कल्चर रहा। या तो भर्तियां होती नहीं थी, भर्तियां हो गई तो कोर्ट में लंबित हो जाया करती थी, क्योंकि चैलेंज कर दिया जाता था उन भर्ती को। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, विपक्षी पार्टी के पास में मौका ये रहा कि आपने ये कहा कि हमारी सरकार में ऐसा नहीं हुआ या नहीं होगा, तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ? ये एक बड़ा विषय, क्योंकि पेपर लीक और पेपर लीक से जुड़ा रोजगार एक बड़ा विषय है। तो सीधे तौर पर क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ यह है कि आप परिवारवाद की बात करते हैं। अब सत्ता पक्ष के पास में जवाब देने का जरिया यही है कि आपने सिर्फ परिवार के लोगों को, एक जाति विशेष के लोगों को नौकरी में मौका दिया। इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भर्तियों में आरोप लगा करते थे कि आप एक ही जाति के लोगों को खास तौर पर तवज्जो देते हैं, आपके पास में पर्चियां आ जाती हैं और आप उसको पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग भर्तियां होती हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस के ऊपर भी यही आरोप लगते रहे, भर्तियों को लेकर आरोप बार बार उठते रहे कि आपने जो भर्तियां की उन भर्तियों को कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये इसका एक जबरदस्त तोड़ है, और यही वजह है कि इन्हीं विषयों को बीजेपी सामने रख रही है कि साहब हम पर जो आप कीचड़ उछाल रहे हैं, जो हम पर आप आरोप लगा रहे हैं, उससे पहले आपको अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। तो समझा जा सकता है कि चुनाव की करीबियां हैं, और चुनाव से पहले कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उनका पलड़ा किसी भी तरीके से कमजोर हो। हाँ। और वोटर कौन है जो मेन किरदार निभाएंगे? वो है महिला वोटर, वो है युवा वोटर। तो ऐसे में इन पर पूरा फोकस है, इनके मुद्दों को लगातार टच किया जा रहा है, और हर पार्टी अपने अपने लिहाज से इन वोटर्स को अपने ओर खींचने की कोशिश कर रही है। वो चाहे बीजेपी हो उत्तर प्रदेश में, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर और अन्य दलों की बात करें। पूजा, अब ब्राह्मण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे याद है जब पिछला 2022 का चुनाव था, उस वक्त भी चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबने ब्राह्मण का एक बड़ा मुद्दा उठाया था। एक बार फिर से ब्राह्मण एक बार फिर से केंद्र में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए में पंडित बता ही दिया, और अब उसको लेकर भी काट निकाली सीएम ने। सीएम ने कहा कि मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी में थे वो अयोध्या जाते हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं, इसलिए उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। जो राम का है वो हमारे काम का है, इसलिए आज हमारे साथ हैं और मंत्री हैं। और ब्राह्मणों को भी एक मैसेज दिया गया यहां से। देखिए, ब्राह्मण जो हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में खास तौर पर एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और खास तौर पर इनका इन्फ्लुएंस उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसे में कोई भी नहीं चाहता कि ब्राह्मणों को नाराज़ किया जाए। अब बीच में कुछ इस तरह की खबरें सामने आई थी कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वर्ग बीजेपी से कुछ हद तक नाराज़ है।
हालांकि आपने देखा होगा उसके बाद समाजवादी पार्टी तुरंत इसको लपकने की कोशिश की जाती है। पीडीए पर सवाल उठने लगे कि आपके पीडीए में आप तो सबके समावेश की बात करते हैं, तो इस पीडीए में आपके पास में ब्राह्मण वर्ग जो है उसके लिए जगह क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए जगह कहाँ है? तो जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात किया करते थे उनको भी पीडीए में पंडित कहना पड़ा। अब बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि बीजेपी का कोर वोटर रहा है ब्राह्मण, और ब्राह्मणों की नाराजगी को कोई भी नहीं चाहता कि झेलना पड़े, क्योंकि उसका नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ब्राह्मण कहते हैं जिस दिशा पे चले जाते हैं, जिस पार्टी के साथ होते हैं, उस पार्टी की जीत उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित हो जाती है। ऐसे में हर संभव ये कोशिश बीजेपी भी कर रही है कि ऐसा कहीं पर भी ना कोई बात हो कि ब्राह्मण नाराज हैं, और ऐसे में जिस भी तरीके से उनको मनाने की कोशिश की जाए वो प्रयास भी देखने को मिलते हैं। और दूसरी तरफ देखिए, आप एक मौका, क्योंकि पीडीए में पंडित बताकर समाजवादी पार्टी ने सोचा कि ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है उनको लुभा लिया जाए, क्योंकि अब बसपा के पास में जो ब्राह्मण था वो सीधे इस तरफ आ जाता है, खासतौर पर बीजेपी के पास में। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि ब्राह्मणों का वोट उनके पास आए, ब्राह्मण वर्ग उनके साथ में खड़ा हो। तो उसी का तोड़ निकालते हुए इस पीडीएम में पंडित और मनोज पांडे के नाम पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की खासतौर पर घेराबंदी शुरू कर दी है। तो समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिन जिन वोटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है उनके लिए हर पार्टी अपना अपना गणित साध रही है, और उस लिहाज से एक राजनीतिक भूमि तैयार की जा रही है। कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह से कोई वोट जो उनका है वो छिटक कर उनसे दूर जाए। यहाँ तक कि जो दूसरे हैं पश्चिम बंगाल का चुनाव कोशिश की जा रही है। पूजा, आपने पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ही करीब से देखा था, और आपने देखा था किस तरीके से वहां पे एक खास वर्ग को लेकर जो पूरी सियासत उसके इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन जिस तरीके से वहां पासा पलटा, वहां के रिजल्ट के बाद आपने देखा होगा कि यूपी के जो तमाम सेकुलर पार्टियां थी, जो अखिलेश जी हों, मायावती जी हों, उनके तेवर बदले हैं। अब वो हनुमान मंदिर जा रहे हैं, प्रभु श्री राम की बात करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि बंगाल के चुनाव के बाद जो तेवर बदले हैं विपक्ष के, उनको मजबूर होना पड़ा कि नहीं भाई, एक बड़े वर्ग को हम नाराज नहीं कर सकते। अब ऐसे में विपक्ष की भी रणनीति में बदलाव देखा जा रहा है। देखिए, ममता बनर्जी की हार ने, एक बात तो सच है कि विपक्षी पार्टी के खेमे में बहुत ज़्यादा तूफान ला दिया। ममता बनर्जी, आप सोचिए, 2 बार के चुनाव में बीजेपी के सामने डटकर रहती हैं, कभी खेला होवे, कभी पैर में चोट, और हर देखिए जिस तरह से राजनेता अपनी अपनी ओर से प्रयास करते हैं जीत के लिए, वो प्रयास वो भी करती नजर आई। लेकिन कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के, तो वही करत करत अभ्यास जो है उसी के जरिए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पार्टी को न सिर्फ मजबूती दी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक जबरदस्त डेंट किया, एक बड़ी जीत हासिल की, और इससे विपक्षी खेमे में भी एक स्पष्ट तौर पर संदेश गया कि पहला, एकजुटता बहुत जरूरी है, दूसरा, आपको हिंदुत्व की तरफ अपना जो रुझान है वो करना ही होगा, और माइक्रो मैकेनिज्म पर आपको काम करना होगा। अगर आप ये सोचकर बैठे कि सिर्फ हमारे जो लोग हैं, जो हमारे कोर वोटर हैं, सिर्फ उन्हीं को साधा जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस बात को समझा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद सीधे तौर पर विपक्षी पार्टी आप देखेंगे कि और ज़्यादा एक्टिव नजर आती हैं। फिर आप चाहे कांग्रेस की बात करें, उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें, समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, हर पार्टी जो जिस राज्य में है वो और ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, और मेहनत और ज़्यादा होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कमबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अब एकजुटता बड़ा जरूरी है, ये बात भी समझ में आ चुकी है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने खासतौर पर इसका खामियाजा उठाया है कि साथ मिलकर अगर नहीं चलोगे तो आपको नुकसान होगा, आपको माइक्रो मैकेनिज्म पर काम करना होगा, और अगर आप इस माइक्रो मैकेनिज्म पर नहीं काम करते हैं तो जरा सी चूक आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या माना जाए पूजा, चूंकि हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। कांग्रेस चाहती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। जयंत चौधरी को लेकर जिस तरीके से लोकसभा में वो बीजेपी के पाले में आए, एनडीए में आए, अखिलेश यादव ने चमन्नी वाला बयान देकर उनको नाराज कर दिया। खासकर हम देख रहे हैं कि जाट लैंड का जो इलाका है वो काफी नाराज है। इन सबके बीच इमरान मसूद और कांग्रेस समाजवादी पार्टी में तीखी बयानबाजी चल रही थी। अब उनके दामाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, तो ये जो फैक्टर चल रहा है कि भाई आपसी सामंजस्य बनाना, तभी तो आप बीजेपी से लड़ पाओगे। देखिए, जहां तक बात जयंत चौधरी की है, जयंत चौधरी का स्पष्ट है
कि अभी उनका जो गठबंधन है वो एनडीए कुनबे में है और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, दरअसल उन्होंने भी ये एक राजनीतिक चाल चली। आप जब ये कहते हैं कि हमने चवन्नी को 1 रुपया बना दिया, 98 से हमने चवन्नी को 1 रुपया बना दिया, तो जब वो ये बात कहते हैं मतलब वो ये कहते हैं कि आरएलडी का कद अब बढ़ चुका है। जब कद बढ़ चुका है तो आपकी सीटें बढ़नी चाहिए। मतलब आप एक ख्वाब पाल दीजिए किसी के मन में ताकि उनको भी यह आभास हो कि साहब हमारा कद बड़ा हो चुका है, हम एनडीए का कुनबा है, एनडीए में हमारी ज़रूरत है, हमारी उपयोगिता है, तो हमारी सीट बढ़े। जब आपका सीट बढ़ेगा तो आपका नेतृत्व बढ़ेगा पार्टी के अंदर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक चिंगारी सुलगाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की एनडीए कुनबे में। और दूसरी तरफ अब बात आती है कि किस तरीके से अपनी रणनीति साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव भी अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहले उनके कुनबे में कुछ सुबगाहट हो, फिर दूसरा अपने कुनबे को हम मजबूत करें। तो अखिलेश यादव उस ये कहिए कि स्ट्रैटेजी पर भी लगातार काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की अगर हम बात करें बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर हम चंदा चोरी की बात करते हैं, इस पूरे मामले को अखिलेश यादव पहले उठाते हैं, उसके बाद में वाकई मामला सामने आता है कि ऐसे हुआ। तो अखिलेश यादव के हाथ भी इस बार काफ़ी सारे मुद्दे लग चुके हैं और अखिलेश यादव इन मुद्दों के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक बात आती है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ चलने की, देखिए अभी तक अगर आप कांग्रेस के तमाम नेताओं के मुंह से सुने तो वो भी यही कहते हुए नजर आते हैं कि हमारा गठबंधन होगा, क्योंकि कांग्रेस को भी ये भली भांति पता है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी बढ़त बने और आप वाकई चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको समाजवादी पार्टी का साथ देना। और एक हकीकत यह भी है कि कांग्रेस भी इस बात को बखूबी जानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का जो अपना कैडर है वो अभी उतना मजबूत नहीं है। अकेले दम पर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो हाँ नुकसान भी ज्यादा होगा तो समाजवादी पार्टी को होगा, समाजवादी पार्टी को हुआ नुकसान विपक्ष के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। इसलिए अभी तक बात साथ आने की हो रही है। अब अगर कुछ पेच फंस सकता है तो फिर सीटों को लेकर होगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बहुत बड़ी सुगबुगाहट नजर नहीं आती है सीटों को लेकर भी। हो सकता है कि कांग्रेस भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में असलियत जानते हुए समाजवादी पार्टी के साथ देने की ही जो स्ट्रैटेजी है उस पर ज्यादा फोकस करे, क्योंकि अलग रहना दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ थे, करीब 900 करोड़ रुपए की सौगात दी। लगभग हर दूसरे दिन किसी न किसी जिले में जाते हैं मुख्यमंत्री और विकास योजनाओं की सौगात देते हैं। अपने काम और राम और सीधे विपक्ष के परिवारवाद पर हमला करके पूरे चुनावी माहौल को अभी से गरमा दिया है सीएम योगी ने।